चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है रेगिस्तान में जीवन देखेंगे। तो रेगिस्तान शब्द से देखें तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियां होती हैं। तो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। यहाँ पीने के लिए जल ना हो मवेशियों जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, और ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। और अब हम विश्व के उस स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। और इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडी है, और विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है तो लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा देखें। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले उत्तरी अफ्रीका में बड़े भूभाग पर फैला सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अफ्रीका में, और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख की वर्ग किलोमीटर है, और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मेरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है एवं पश्चिम सहारा है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क के तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। और परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर भी पाए जाते हैं। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया और रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद सहारा के जल अजीजिया क्षेत्र में है, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु के बारे में देखें। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं, और यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होती है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ऊपर चला जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इससे के ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है, और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांद बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात देखें रेगिस्तान का। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केकट्स, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, और आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? लोगों के बारे में देखें। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआगेन भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। कुछ इन पशुओं में से इन लोगों को दूध मिलता है, और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशु को बालों का उपयोग चटाई,
कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए भी होता है। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाने जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की संस्कृति के जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। और नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान ट्रक ले रहे हैं। और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। और आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन को ओर जा रहे हैं और जहाँ के तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाते हैं वहाँ मरुधान बनते हैं। और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में थोड़ा देख लें तो लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दरा तथा दाख का अर्थ होता है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में देखें। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और थोड़ी देर पहले हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में देखा था। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। और लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। और ये नदियां गहरी घाटी एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैगरी हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होती है। एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ पर्वत बहुत ही कम होती है और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और उसके बाद यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यहाँ यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठने के लिए आपके पैर छाया में हैं तो आप एक साथ एक समय में ही ऊष्माघात एवं तूषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक एनुद्रास लद्दाख में भी स्थित है। उसके बाद लद्दाख को खापा चा भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है कि हिमभूमि। उसके बाद चीरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात देखें यहाँ के तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपट यानी बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेव, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉर्क है और रेवेन एवं ह्यूप यहाँ पाए जाने वाले अन्य सामान्य पक्षी
पक्षी भी है, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि भी पाए जाते हैं और इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाते हैं और याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोगों के जीवन के बारे में देखें, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस है, थिक्से है और से एवं लामायूर है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म में उसके बाद शीत ऋतु में जलवायु इतनी काष्ठकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों में भी संभालती है। और लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो झीला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्राओं के बारे में बता सकते हैं? यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक हैं। और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जन जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन रखना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांगला और बारालाचाला और उसके बाद है लुनगालाचाला और लास्ट है टंगलंगला। और यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है।